बीएससी थर्ड ईयर की अमूर्त बीजगणित में चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 8 है। 7th हमने कर लिया था वलय। वलय के बारे में हमने वलय की प्रॉपर्टी देख ली, वलय की थ्योरम वगैरह एग्जाम्पल सब देख लिए। अब हम देखेंगे उपवलय। जैसे वलय में वलय की 6 प्रॉपर्टी होती है। वलय को प्रूफ किसी भी फलन को सेट को वलय प्रूफ करने के लिए हमें उसको 6 प्रॉपर्टी को फॉलो करना होता है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी ही आपकी योग की साहचर्यता, यानी योग के लिए साहचर्य क्या होगा, जैसे कि a प्लस योग पर साहचर्यता देख रहे हो, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी। ये पहली प्रॉपर्टी है। किसकी बात करें हम, पहले वलय की। थोड़ा वलय के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद में हम उपवलय देख लेंगे। वलय में पहली प्रॉपर्टी थी योग के लिए साहचर्यता। ठीक है। इसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी थी इसकी योग के लिए तत्समक अवयव, यानी कि योग के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व है। योग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 0, यानी तत्समक अवयव का मतलब है किसी भी एलिमेंट की हम जो 0 के साथ संक्रिया कराते हैं तो हमें वापस वही एलिमेंट प्राप्त होता है, उसे कहते हैं योग के लिए तत्समकी अवयव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे A आपका कोई एलिमेंट है, वो सेट S में बिलोंग कर रहा है और योग के लिए तत्समक अवयव क्या होगा, 0। तो 0 भी किस में बिलोंग कर रहा है, S में। अब हम इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाएंगे, किसकी, प्लस की। योग की संक्रिया लगानी है तो A प्लस 0 किसके बराबर होगा, वापस वही एलिमेंट, यानी कि योग 0 की योग के साथ संक्रिया करने पर वापस हमें वही एलिमेंट प्राप्त होता है, इक्वल टू ये A प्लस 0 प्लस A। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी योग के लिए प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब है किसी भी एलिमेंट का उसके प्रतिलोम के साथ संक्रिया करवाने पर वापस हमें आइडेंटिटी प्राप्त होती है। जैसे योग के लिए आइडेंटिटी होती है 0 और गुणा के लिए आइडेंटिटी होती है 1। अगर हम योग की बात करते हैं कि योग के लिए प्रतिलोम अवयव, तो योग के लिए जैसे तीसरा है योग के लिए प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। तो योग के लिए देख रहे हैं हम प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, यानी कि A अगर S में बिलोंग कर रहा है और B भी किस में बिलोंग कर रहा है, S में, तो A प्लस B इक्वल्स टू प्लस के लिए क्या आना चाहिए, 0। वो भी किस में बिलोंग करेगा, हमारे सेट S में। फॉर एग्जाम्पल A तो यहाँ पे हमारा क्या है, एलिमेंट है, और B क्या है यहाँ पर, A का प्रतिलोम। B क्या है यहाँ पे, किसका, A का प्रतिलोम क्या हो गया यहाँ पे, B, क्योंकि हम B के साथ संक्रिया करा रहे हैं, हमारे पास योग के लिए आइडेंटिटी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी है आपकी योग के लिए क्रम विनिमय। योग के लिए क्रम विनिमय का मतलब है ये हम 2 एलिमेंट लेंगे हमारे सेट में से, जैसे A भी बिलोंग कर रहा है हमारे S में, तो योग के लिए संक्रिया लगानी है, यानी A प्लस B किसके बराबर होगा, B प्लस A के बराबर। वो क्या हो जाएगा, योग के लिए क्रम विनिमय। अब 5वीं प्रॉपर्टी है हमारी गुणन के लिए साहचर्य। गुणन के लिए साहचर्यता। गुणन के लिए साहचर्यता के लिए कितने एलिमेंट लेते हैं हम, 3 एलिमेंट लेते हैं, A, B और C। किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा सेट S में। इसके लिए साहचर्यता का नियम क्या होगा, A डॉट B डॉट C किसके बराबर है, A डॉट B डॉट
C के बराबर। तो ये किसके लिए हो जाएगा? गुणन के लिए साहचर्यता। पांचवी प्रॉपर्टी आती है, छठी प्रॉपर्टी आती है हमारी बंटनशीलता। किसके लिए? योग, गुणा की योग पर बंटनशीलता। बंटनशीलता किसकी देख रहे हैं हम? गुणा की योग पर बंटनशीलता, अर्थात ए बी सी तीन एलिमेंट है वो हमारे सेट एस में बिलोंग कर रहे हैं। हमें किसकी बंटनशीलता लगानी है? गुणन की योग पर, यानी कि ये ए डॉट योग पर बी प्लस सी। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये किसके लिए हो गया? गुणा की योग पर बंटनशीलता। ये क्या हो गया? ये है दक्षिण बंटनशीलता। और अगर B प्लस सी डॉट ए इक्वस टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, तो ये हो जाएगा आपकी वाम बंटनशीलता। ये सारी की सारी 6 प्रॉपर्टी होती है हमारे वलय के लिए। यानी हमें अगर किस बी सेट को वलय प्रूफ करना है, इसके लिए हमें पहले ये 6 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेट एस है वो क्या है? एक वलय है। ठीक है, अब आपने वलय के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया। अब आप पढ़ेंगे उपवलय, यानी कि वलय का ही कुछ भाग, कुछ पार्ट उपवलय। जैसे हमारा एक सेट होता है, उसमें से हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं और कह देते हैं कि ये इसका क्या है? सबसेट है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? एक वलय लेंगे, वलय के कुछ एलिमेंट्स किसमें लेंगे? दूसरे वलय के कुछ एलिमेंट्स का एक सेट बनाएंगे, उसको हम क्या कह देंगे? उपवलय कह देंगे। सेट के जैसे ही है आपका उपवलय। ये है डेफिनेशन आपकी उपवलय की। ठीक है, परिभाषा है यदि S वलय R का, यहाँ पे S क्या है आपका? S एक सेट है, वलय R का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, यानी कि जो सेट S होगा वो क्या होगा? नॉन इम्पिटी, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स का होना जरूरी है, ये इम्पिटी नहीं होना चाहिए। यदि S वलय R का एक अरिक्त उपसमुच्चय है तो S को R का उपवलय कहेंगे। कब? यदि S R की द्विचर संक्रिया के लिए समवर्त हो। संवर्त नाम क्या है? पहली चीज द्विचर संक्रिया, दूसरी आई है संवर्त। तो पहले आपको पता होनी चाहिए किसी भी सेट द्विचर संक्रिया कब फॉलो करता है? जब हम एक एलिमेंट लेते हैं सेट में से और उसमें किसी प्रकार की संक्रिया लगाते हैं, तो वो संक्रिया लगाने के बाद में हमें एलिमेंट्स वापस सेट से ही प्राप्त होते हैं, उसे कहते हैं हम द्विचर संक्रिया। जैसे आपके पास ए और बी दो एलिमेंट्स है किसके? सेट एस के। अगर इसमें मैं संक्रिया लगाऊं, यानी कि ए स्टार बी, वो भी हमें किसमें मिलना चाहिए? सेट एस में। तब हम कह सकते हैं कि ये जो फलन है वो द्विचर संक्रिया का पालन करता है। द्विचर संक्रिया के लिए समवर्त हो। क्लोजर की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी आपको? सेम एज इट इज द्विचर संक्रिया के जैसे ही क्लोजर की प्रॉपर्टी है। जैसे आपके पास एक एलिमेंट ले रहे हो आप ए, वो सेट एस में बिलोंग कर रहा है, बी भी एस में कर रहा है, तो ए प्लस योग की संक्रिया वो भी किस में बिलोंग करनी चाहिए? एस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 ले रहे हैं हम नेचुरल नंबर में से और 2 ले रहे हैं नेचुरल नंबर में से। अब हमें इसमें किसकी संक्रिया लगानी है? ऐसे समझ लो n प्लस की संक्रिया लगानी है, यानी कि किसकी संक्रिया लगानी है? n प्लस की। तो n प्लस यानी कि 1 और 2 में किसकी संक्रिया लगानी है? आपको प्लस की संक्रिया लगानी है। तो 1 प्लस 2 कितना आ रहा है? 3। क्या ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है? यस, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किसके लिए समवर्त है? नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है हो, अर्थात ए बिलोंग कर रहा है एस में, बी भी बिलोंग कर रहा है एस में, तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। देखो मैंने कहा था समवर्त हो। ए भी एक एलिमेंट लिया हमने एस, ए वो किस में बिलोंग कर रहा है? हमारा एस में। दूसरा एलिमेंट लिया बी, वो भी किस में बिलोंग कर रहा है? एस में। इन दोनों में हमने किसकी संक्रिया लगाई है? प्लस की संक्रिया लगाई है, तो ए प्लस बी भी किस में बिलोंग करेगा? सेट एस में। इसी प्रकार ये किसकी संक्रिया हो गई? योग की संक्रिया हो गई। यदि और ए एस में बिलोंग कर रहा है, बी भी एस में कर रहा है, तो डॉट की संक्रिया लगाने के बाद में हमारा किस में बिलोंग कर रहा है? सेट एस में। ठीक है, तथा स्वयं एस भी इन प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष वलय हो। अर्थात इस लाइन का मतलब क्या है? देखो
इस लाइन का ये मतलब है कि इन दोनों संक्रियाएं लगाने के बाद में S क्या होगा, एक वलय होगा, और वो S वलय होने के बाद में हम उसको कह सकते हैं कि जो हमारा वलय है वो किसका उपवलय है, R का एक उपवलय है। तो इसके लिए हमें कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, 2 कंडीशन। आपसे पूछे कि ये एक उपवलय S R का उपवलय, इसके लिए आप क्या करोगे, 2 एलिमेंट्स लोगे, वो सेट में बिलोंग करेंगे, और उनमें संक्रिया लगाने के बाद में भी अगर वो सेट में बिलोंग करते हैं तो आप कह सकते हो डायरेक्टली कि ये S सेट किसका उपवलय है, सेट R का। ये हो गई आपकी डेफिनेशन उपवलय की। उपवलय की क्या डेफिनेशन थी, यदि S वलय R के अरिक्त उप समुच्चय में S को R का उपवलय कहेंगे। देखो किसको कहेंगे, S को ही कहेंगे उपवलय किसका, R का। यदि S R द्वितीय संक्रिया के लिए समवर्ती हो, सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, और अर्थात क्लोजर के लिए यानी कि A भी S में बिलोंग कर रहा है, B भी S में कर रहा है, तो इसमें योग की संक्रिया लगाने के बाद में भी हमें वो एलिमेंट किस में मिलना चाहिए, S में मिलना चाहिए। और गुणा के लिए A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, A डॉट B बिलोंग्स टू S होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई आपकी उपवलय की डेफिनेशन। इसके बाद में देखते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, 2 डेफिनेशन और है इसमें, कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय है। मैंने आपको बताया था कोई भी सेट ले लो आप, वो हमेशा स्वयं का उपसमुच्चय होता है। कैसे, जैसे A सबसेट ऑफ A, ठीक है, A के सारे एलिमेंट किस में आ सकते हैं, सेट A में, क्योंकि यहाँ साइन किसका है, इक्वल का। तो सबसेट के लिए अगर A का सारे एलिमेंट A में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि समुच्चय A किसका सेट है, A का, यानी कि स्वयं का है। इसलिए R के कम से कम 2 उपवलय होते हैं। अगर कोई भी सेट स्वयं का सबसेट होता है तो इसके लिए R में कम से कम 2 उपवलय होंगे। पहला, एक तो R स्वयं तथा 0, यानी कि जो हमारा वलय है वो और 0, अगर हमारे वलय में ये दोनों होंगे तो इसको हम कौन सा वलय कहेंगे, विषम उपवलय, यानी कि एक तो R और एक 0। अगर ये 2 ही एलिमेंट सेट्स होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, विषम उपवलय कहते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त, यानी इन दोनों को छोड़ दो आप, जो भी वलय R की उपवलय होती है, यानी कि इन R और 0 को छोड़ने के बाद में जो भी उपवलय आएगी आपकी, यानी कि आप जैसे एक वलय है आपके पास, उसके आप क्या बना रहे हो, उपवलय बना रहे हो। उस उपवलय में एक तो R को छोड़ दो और एक 0 को छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उसको क्या कहते हैं, हमें उचित उपवलय। तो अगर आपसे पूछे कि विषम उपवलय किसे कहते हैं, तो आप क्या डेफिनेशन दोगे कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, इसलिए R में कम से कम 2 उपवलय होंगे, जिसमें पहली तो होगी कि R, जिस उपवलय में R तथा 0 होता है वो तो क्या कहलाती है, विषम उपवलय, और जिस वलय में इन दोनों के अतिरिक्त जो भी उपवलय में बचता है वो किस में कहलाता है, उचित उपवलय में। ठीक है, ये हो गई विषम उपवलय और उचित उपवलय की डेफिनेशन। अब करते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला है आपका कि माना m एक स्वैच्छ परंतु नियत पूर्णांक है। इसने क्या कहा है कि m एक क्या है, पहली चीज स्वैच्छ, यानी अब जो m मानेंगे वो किस में मानेंगे, अपनी इच्छा से, जो भी होगा m अपनी इच्छा से मानेंगे, परंतु नियत पूर्णांक, परंतु वो क्या होगा, कांस्टेंट है। तब समुच्चय S, ये हमारा क्या है, सेट S है। सेट S हमारा किस रूप में है, mx such that x belongs to z, पूर्णांकों के वलय का उपवलय है। आपको बताना है कि आपका सेट S इक्वल्स टू है आपके पास mx such that x belongs to z। ठीक है, ये आपका एक सेट है, इसमें जो m है वो तो क्या है, कांस्टेंट है। हम अपनी इच्छा से जो भी m मानेंगे वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर है आपके पास सेट x, यानी कि जो भी एलिमेंट लेंगे हम x का, वो किस में से लेंगे, पूर्णांकों में से, इंटीजर में से। तो आप खुद देख सकते हो कि ये तो कांस्टेंट है, ये x हम किस में से ले रहे हैं,
हमारा जेड में से ले रहे हैं, तो अगर हम m को कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, और हमारा अक्ष किस में से आएगा, z में से, तो हम m और अक्ष की क्या करवाएंगे, दोनों की संक्रिया करवाएंगे, यानी m को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, अक्ष से। तो हमें पता है किसी भी कांस्टेंट की किसी संख्या के साथ गुणा करने पर हमें वापस वही प्राप्त होता है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, वह तो हमें वापस जो भी प्राप्त होगा वो किस में प्राप्त होगा, हमारा z में से। तो हमने हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई किसकी, उपवलय की, कि किसी भी जैसे दो एलिमेंट ले लिए वो सेट S में, उनमें संक्रिया कराने के बाद में भी अगर हमें वो सेट S में प्राप्त होते हैं तो उसे हम क्या कर सकते हैं कि ये इसका उपवलय है। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में हमने x किस में से लिया, z में से लिया, अगर हमने x z में से ले लिया, इनमें गुणा करवाएंगे तो भी हमें किस में प्राप्त होगा, z में प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं ये क्या है कि उपवलय है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल है आपका शून्य व समपूर्णांकों से बना समुच्चय, यानी कि आपको सेट में क्या लेना है, एक तो शून्य लेना है और एक क्या लेना है, समपूर्णांकों से बना समुच्चय, यानी सेट S हमारा क्या होगा, एक तो शून्य और क्या कहा है इसने, समपूर्णांक, यानी कि पूर्णांकों में सम संख्याएं जैसे 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, से बना समुच्चय, सेट बना लिया हमने S। साधारण योग तथा गुणा, कौन कौन सी संक्रिया लगानी है, एक तो योग की और एक गुणा की संक्रियाओं के सापेक्ष पूर्णांकों के वलय का एक उपवलय है। ये कह रहा है कि आप जब 0 और 2, 4, 6 इनमें किसकी संक्रिया लगानी है, आपको योग की के सापेक्ष पूर्णांकों के वलय का उपवलय है। तो आप इससे देखो योग और गुणा की संक्रिया लगाते हैं इसमें, तो योग की संक्रिया पहले कोई भी एलिमेंट्स ले लो, दो एलिमेंट्स, जैसे मैंने ले लिया 0 बिलोंग्स टू S, 2 बिलोंग्स टू S, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें संक्रिया लगानी है। सबसे पहले किसकी संक्रिया लगाती हूँ, योग की संक्रिया। तो योग की क्या जाएगी, 0 + 2 बिलोंग इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू क्या आएगा, इक्वल्स टू 2 किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा सेट S में बिलोंग कर रहा है, यानी कि योग की संक्रिया के लिए क्या है, सेटिस्फाई। आगे और देख लेते हैं, 2 ले लिया बिलोंग्स टू S, 4 बिलोंग्स टू S, तो 2 + 4 इक्वल्स टू कितने आ गया, 6। ये भी किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा सेट S में बिलोंग कर रहा है। यानी कि इसी प्रकार अगर हम आगे देखते जाएंगे, इनकी 4 बिलोंग्स टू S और 6 बिलोंग्स टू S, तो 4 + 6 कितने होंगे, 10 होंगे, जो क्या है एक संपूर्णांक है 10। तो योग संक्रिया के लिए हम कह सकते हैं कि ये वलय का उपवलय है। अब किसके लिए देखते हैं, गुणन संक्रिया के लिए। तो गुणन संक्रिया के लिए पहले 0 बिलोंग्स टू S और 2 बिलोंग्स टू S, ठीक है। तो 0 में 0.2 कितना आ गया, 0 आ गया। सेट क्या सेट S में 0 है बिल्कुल, तो S। फिर दूसरा ले लेते हैं हम, 2 बिलोंग्स टू S तथा 4 बिलोंग्स टू S। 2.4 कितना आ गया, 2.4 कितना आ गया, 8। 8 क्या संपूर्णांक है, बिल्कुल है, वो भी किस में हमारा सेट S में है। इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि शून्य व समपूर्णांकों से बना समुच्चय, यानी कि इनसे जो सेट बनेगा वो योग और गुणन संक्रियाओं के लिए के सापेक्ष पूर्णांकों के वलय का उपवलय है। क्योंकि हमने योग के लिए ये कर लिया, गुणा के लिए दोनों कर लिया, यानी योग के लिए भी हमने देख लिया, गुणा लिए भी देख लिया, दोनों किस में जा रही है, हमारी सेट S में जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माना S इक्वल्स टू दे रखा है 0, 2 और 4, यानी कि आपको एक सेट दे रखा है S इक्वल्स टू 0, 2 और 4, ठीक है। तब वलय, यानी कि देखो वलय क्या है आपकी S6 का मतलब है हमारे सेट S में कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। तो S6 + 6 का .6 संख्या किसकी लगानी है आपको, +6 और .6 की, अर्थात वलय 0, 1, 2, 4, 5, 6, यानी कि इसी को लिखा है इस रूप में,
अर्थात लगा दिया ना, इसका मतलब जो आपकी वलय है वो ये है, का उपवलय है। ठीक है, तो आपको किसकी संक्रिया लगानी है, एक तो +6 की और .6 की। तो चलो लगाते हैं पहले। सेट एस में ले लिया आपने 2 4 और 2 0 4, तब वलय आपकी क्या है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, किसकी संक्रिया लगानी है, +6 की। तो 0 + 2 यानी कि आप इसमें संक्रिया लगा दो, क्या आ रही है 0, इसमें से एलिमेंट लिया हमने, 0 बिलोंग्स टू S, 2 बिलोंग्स टू S, किस में मिल रहा है 0 + 2 = 2 बिलोंग्स टू S, सेट S में मिल रहा है। इसी प्रकार जैसे 2 बिलोंग्स टू S और 4 बिलोंग्स टू S। ठीक है, +6 लगा देती हूँ यहाँ पे। तो 2 + 6 4 कितना आएगा 6 आएगा। 6 / 6 कितना हो जाएगा 0। कितना आ रहा है 6 में से 6 गए तो 0 आ गया। ये भी किस में बिलोंग कर रहा है S में। इसी प्रकार किसके लिए देखोगे, अब डॉट के लिए देख लेते हैं, यानी कि 0.2 = 2 किस में बिलोंग कर रहा है सेट S में। फिर 2 बिलोंग्स टू S तथा 4 बिलोंग्स टू S। तो 2.6 और 4, 4 दूनी 8, कितने बचेंगे 2, जो भी किस में बिलोंग कर रहा है हमारा सेट S में। यानी कि आप इनमें कोई सी भी संक्रिया लगा दो प्लस और डॉट की, हमें किस में मिल रही है वापस हमारे सेट S में। अतः हम कह सकते हैं ये भी क्या है, इसका उपवलय है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। वास्तविक अवयवों वाले सभी n × n कोटि की विकर्ण मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा समझ लो आपको विकर्ण मैट्रिक्स बनानी है ABCD, किसकी है n × n की। ठीक है, मैट्रिक्स का समुच्चय वास्तविक संख्याओं पर, देखो हम किसके मैट्रिक्स ले रहे हैं वास्तविक अवयवों की, और इसमें नंबर भी क्या ले रहे हैं वास्तविक संख्याएं। यहाँ पे भी आपके पास n × n की मैट्रिक्स है और यहाँ पे भी क्या है n × n की मैट्रिक्स है। कोटि के सभी मैट्रिसेस के वलय का एक उपवलय है। ये तो आपको आराम से दिख रहा है कि रियल नंबर के अवयवों की n × n मैट्रिक्स ले रहे हैं। जब इसका उपवलय बनाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, n × n की मैट्रिक्स प्राप्त होगी, और क्या होगी वो भी रियल नंबर की ही। यानी कि अगर हमें यहाँ वास्तविक संख्या देखकर यहाँ कुछ और दे देते, यानी कि ये तो रियल नंबर दे दिया, यहाँ पे दूसरी संख्या दे दी, तब तो हम नहीं कह सकते थे कि ये इसका उपवलय है, वो तो हमें देखना पड़ता। लेकिन अगर इसमें दोनों ही सेम चीज़ दे रखी है, यहाँ पे रियल एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी रियल ही हैं, मैट्रिक्स भी n × n की है, यहाँ पे भी n × n की है, तो हम इसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि यह मैट्रिक्स इसकी उपवलय है। ठीक है, ये तो हो गए इसके एग्जाम्पल। आपने उपवलय की डेफिनेशन देख ली, इसके एग्जाम्पल्स देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, इसकी थ्योरम। ठीक है, आपको थ्योरम करने के लिए एक तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए, और डेफिनेशन के बाद में देख लो मैंने एक एक एग्जाम्पल भी बता दिया है आपको। अतः आपको थ्योरम को प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, थ्योरम स्टार्ट करें। पहली थ्योरम है कि मान लीजिए कि r + डॉट, यानी कि हमें रिंग में कौन कौन सी संक्रिया लगानी है। पहले संक्रिया का विशेष तौर से ध्यान रखा करो कि हमें किसकी संक्रिया लगानी है, प्लस और डॉट दोनों की लगानी है। एक वलय अगर प्लस की लगाती तो हम एक की प्रॉपर्टी लिखते, लेकिन इसने क्या लिखा है, प्लस और डॉट दोनों लिखी है। एक वलय है और r का S एक अरिक्त उपसमुच्चय, देखो r का S क्या है, एक अरिक्त उपसमुच्चय। हमारी डेफिनेशन में भी यही था, हमारी डेफिनेशन में था कि S एक अरिक्त समुच्चय है, किसका, R का। यहाँ पे भी यही चीज है कि R का S एक अरिक्त उपसमुच्चय है। तो सिद्ध कीजिए कि S एक उपवलय होगी यदि और केवल यदि, मेन चीज आपकी, यदि और केवल यदि उपवलय कब होगी, जब ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। देखो हमारी दोनों प्रॉपर्टी में क्या था,
वहां था हमारे उपवलय की डेफिनेशन में कि ए बिलोंग कर रहा था एस में और बी भी बिलोंग कर रहा था एस में। तो हमारे पास था कि ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा एस में और ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, तो ए डॉट बी कर रहा था एस। लेकिन यहाँ पे क्या फर्क आ गया, किसका, माइनस का। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये माइनस आ गया, हमारे उपवलय की डेफिनेशन में तो यहाँ पे प्लस था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वलय में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व था। अगर हम किसी एलिमेंट एस में बिलोंग कर रहा है तो उसका प्रतिलोम भी किस में एग्जिस्ट करेगा, उस सेट में। क्यों? क्योंकि एलिमेंट और उसके प्रतिलोम के भी संक्रिया कराने पर किसी में भी देख लो, चाहे आप गुणा के लिए देख लो चाहे योग के लिए देख लो, अगर आप योग के लिए देखते हो तो एलिमेंट्स के प्रतिलोम की संक्रिया योग के लिए करवाते हो तो आपको एक आइडेंटिटी प्राप्त होती है। आइडेंटिटी 0 है, वो हमारे सेट में बिलोंग कर रही है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई भी एलिमेंट एस में बिलोंग कर रहा है तो इसका प्रतिलोम भी किस में बिलोंग करेगा, हमारे सेट एस में। क्यों? क्योंकि तत्सम जो प्रतिलोम है वो योग और गुणा दोनों के लिए है। इसलिए अगर यहाँ हम माइनस, जैसे माइनस आ गया तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ अगर मैं आपको थोड़ा हिंट्स दूं तो आप खुद कर सकते हो। जैसे ए आपका एस में बिलोंग कर रहा है, बी भी एस में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या कर लोगे कि ए भी एस में बिलोंग कर रहा है और माइनस बी भी क्या करेगा, एस में बिलोंग करेगा। अब क्या लगा दो, उपवलय की डेफिनेशन लगा दो, यानी कि ए प्लस माइनस बी इक्वल्स टू क्या जाएगा, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। कर सकते हो आराम से। और ये ए डॉट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपकी। चलो स्टार्ट करते हैं। माना वलय एस आर का एक उपवलय है, ठीक है, आर का एक उपवलय है यदि ए बी, ए तथा बी एस के अवयव हो, अर्थात ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, यानी कि ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, हमारे एस में। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू एस तथा माइनस बी भी किस में बिलोंग करेगा, एस में। करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे पहले क्या थी, दिस इम्प्लाइज ए प्लस माइनस बी क्या जाएगा, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। हो गई पहली प्रॉपर्टी से। दूसरी है आपकी ए बिलोंग्स टू एस कोमा बी बिलोंग्स टू एस, तो ए डॉट बी बिलोंग्स टू, ए डॉट बिलोंग्स टू एस, यानी कि ए भी एस में बिलोंग कर रहा है, बी भी एस में कर रहा है, तो ए डॉट बी भी एस में बिलोंग करेगा। अब ये देखो क्या हो गई, दोनों प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई हमारी। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अतः समीकरण 1 व 2 से एस एक उपवलय है, ठीक है। उपवलय ये तो हमने सिद्ध कर दिया। अब क्या करेंगे हम इसके लिए, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टी तो लेके चलेंगे और हम सिद्ध करेंगे। इफ एंड ओनली इफ आ गया ना, तो इसका क्या करेंगे, विलोम। विलोम, विलोम में क्या करना है आपको, ये दोनों प्रॉपर्टी लेके चलना है और आपको बताना है कि ऐसे क्या है, उपवलय है, ठीक है। इसके लिए क्या माना, एस
एक अरिक्त समुच्चय है। अर्थात एस सबसेट ऑफ आर, या इसको हम अगर सेट के लिए बोलेंगे तो सबसेट, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं बोले कि रिंग की, यानी कि एस सब रिंग है किसका, आर का, तो हम क्या कहेंगे कि एस सब रिंग ऑफ आर, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट है ना ये, अतः ये सब रिंग हो जाएगा इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके लिए, जो हमारी दोनों प्रॉपर्टी है A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, दिस इंप्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू S, ये क्या है हमें गिवन है, दिया हुआ है हमें ये, और क्या था A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, दिस इंप्लाइज A डॉट B बिलोंग्स टू S, ये दोनों गिवन है। इन्हीं के आधार पर हम कर सकते हैं क्या कि यदि A बिलोंग्स टू S कोमा A बिलोंग्स टू S, तो प्रॉपर्टी लगा दो A माइनस A बिलोंग्स टू यानी कि इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू S। इसी प्रकार 0 बिलोंग्स टू S, A बिलोंग्स टू S, यानी कि 0 माइनस A बिलोंग्स टू इक्वल्स टू 0, बिलोंग्स टू S। ठीक है, यानी कि ये हम यहाँ पे A क्यों ले रहे हैं, देखो हम यहाँ तो हमारे पास क्या है A और B है, ये तो हमें दिया हुआ है, इसी के आधार पर हम ये प्रॉपर्टी सिद्ध करने के लिए हम ले सकते हैं अपनी इच्छा से कोई भी दो एलिमेंट A, जैसे यहाँ पे A और B था तो मैंने क्या किया यहाँ पे A भी S में बिलोंग कर रहा है और B की जगह क्या ले लिया, A ले लिया, तो A माइनस A कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, A माइनस B बिलोंग्स टू S वाली, क्योंकि ये मुझे गिवन है, तो A माइनस A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, जो किस में बिलोंग कर रहा है हमारा सेट S में। इसी प्रकार जैसे इसके लिए कर लिया, अगर मैं कोई दूसरा और एग्जांपल लेके देखूं तो 0 बिलोंग्स टू S और A बिलोंग्स टू S, यानी कि मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक तो क्या 0 और एक S, तो 0 और S, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी A माइनस B वाली लगा रही हूँ, यानी कि पहले क्या आएगा A की जगह क्या आ जाएगा 0 और B की जगह क्या आ जाएगा A, दोनों के बीच में क्या है माइनस है, इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस का A, यानी कि 0 माइनस A में क्या बचेगा माइनस का A, यानी कि माइनस का A भी किस में बिलोंग करेगा सेट S में। ठीक है, अब इसके बाद में यदि A बिलोंग्स टू S तथा B बिलोंग्स टू S, दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू S और माइनस B भी किस में बिलोंग करेगा S में, तो यहाँ पे क्या है A माइनस B, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा A माइनस माइनस का B, क्योंकि हम सेट का एलिमेंट क्या ले रहे हैं माइनस का B ले रहे हैं, तो A माइनस माइनस का B यानी कि A प्लस B बिलोंग्स टू S। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी हमारी यही थी कि A प्लस B बिलोंग्स टू S। देखो हमें यहाँ पर तो माइनस से सिद्ध करवा रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे A माइनस B बिलोंग्स टू S सिद्ध कर दिया, लेकिन हमारी वलय की प्रॉपर्टी क्या है, A भी S में बिलोंग कर रहा है, B भी S में कर रहा है, तो A प्लस B भी किस में बिलोंग करना चाहिए S में करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले इजीली एक ऐसे मान लो कि एलिमेंट लेके देख ले कि ये सब इसमें सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं, तो पहले मैंने ले लिया एक A का ले लिया कि दो आप सेम एलिमेंट भी ले सकते हो, और जैसे 0 और A भी ले सकते हो, तो यहाँ पे देखो आप 0 S में बिलोंग कर रहा है, A भी S में कर रहा है, तो आपका माइनस A भी किस में बिलोंग करेगा S में, क्योंकि मैं किसकी प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रही हूँ। इन दोनों को करने के बाद में मैंने क्या किया, A S में बिलोंग कर रहा है, B भी S में कर रहा है, तो यानी कि मुझे लेके क्या आना है A प्लस B, तो इसका प्रतिलोम यानी कि माइनस B किस में बिलोंग करेगा S में बिलोंग करेगा, तो A माइनस माइनस B क्या हो जाएगा A प्लस B, तो A प्लस B भी किस में बिलोंग करेगा हमारा सेट S में। ठीक है, यानी कि प्लस के लिए तो हमारी संक्रिया हो गई। अब किसके लिए करेंगे हम, डॉट के लिए, तो इसी प्रकार हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसी प्रकार यदि A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, तो A डॉट B किस में बिलोंग करेगा सेट S में। समीकरण नंबर 3 और ये 4,
समीकरण नंबर 3 और 4 क्या है आपकी, किसकी कंडीशन है? उपवलय की कंडीशन है, यानी कि a प्लस बी बिलोंग्स टू एस, बी ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस, दोनों किसकी कंडीशन है? आपकी उपवलय की कंडीशन है, दोनों हो गई उपवलय की। अतः हम कह सकते हैं कि, और हमारे पास एक कंडीशन और है कि ए सबसेट ऑफ आर, यानी ये हमें दिया हुआ है कि एस है वो आर का क्या है? उपवलय है। अतः योग संक्रिया के लिए क्या क्या होगा? ये एक तो अगर हमने यहाँ हम देखें कि ये इसका उपवलय, तो योग संक्रिया के लिए आप कोई भी एलिमेंट लेके देख लो, इसमें वो क्रम विनिमय होगा, शास्त्रीय होगा और योग के सापेक्ष बंटनशीलता होगा। हमने वलय की डेफिनेशन में देखा था शास्त्रीयता, और किसके लिए? योग संक्रिया के लिए शास्त्रीयता, क्रम विनिमय और बंटनशीलता। ठीक है, ये तो तीनों चीज हमने देखी थी। अगर इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यदि ऐसे सबरिंग है किसका? आर का, तो वह क्रम विनिमय भी होगा, शास्त्रीयता भी होगा और बंटनशीलता भी होगा। अतः जो हमारा एस है वो आर का क्या हो गया? उपवलय। अतः डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो एस है वो आर का क्या है? उपवलय है। ठीक है, अतः दिस इंप्लाइज, अतः एस आर का उपवलय है। ठीक है, ये होती है आपकी थ्योरम कंप्लीट। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले माना एस आर का एक उपवलय है। ठीक है, यह हमें दिया हुआ है और हमें ये दोनों का कंडीशन क्या करनी है? सिद्ध करनी है। तो मैंने ए और बी एस के अवयव होंगे, अर्थात ए बी एस में बिलोंग करेगा, बी बी एस में बिलोंग करेगा। तो अगर ए एस में बी एस में करा है तो बी का प्रतिलोम क्या एस में बिलोंग नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम भी उसमें एग्जिस्ट होता है, इसलिए ए बिलोंग्स टू एस, बी माइनस बी बिलोंग्स टू एस। तो ए प्लस माइनस बी यानी कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। तो ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू, ये किसके लिए हो गया? योग के लिए हो गया। इसी प्रकार ये किसके लिए कर लिया हमने? गुणन के लिए। अतः समीकरण 1 तथा 2 से एस एक उपवलय है। ये दोनों उपवलय तो इसको तो कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों कंडीशन को लेके चलेंगे और बताएंगे कि एस एक उपवलय है। तो दोनों कंडीशन के लिए पहले मैंने अलग अलग लेके देख लिया, पहले सेम एलिमेंट ले लिए, फिर जीरो लेके देख लिया, सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद में मैंने क्या किया? ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, तो माइनस बी भी एस में बिलोंग करेगा। तो हमारी ये क्या है कंडीशन? ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, तो ए माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा? माइनस बी बिलोंग्स टू एस, यानी कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। इसी प्रकार किसके लिए कर देंगे? डॉट के लिए कर देंगे। अगर एस आर का सब यानी कि एस सबसेट ऑफ आर दिया हुआ है तो वह योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय, साहचर्य व बंटनशीलता के नियम का भी पालन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा एस है वो आर का उपवलय है। ठीक है, ये थ्योरम कंप्लीट। इसके बाद में आती है हमारी नेक्स्ट थ्योरम। सिद्ध कीजिए कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। यानी आपको बताना है कि दो उपवलय लेने हैं आपको, फिर क्या करना है? उनका इंटरसेक्शन वो भी क्या होना चाहिए? एक उपवलय ही होना चाहिए। यानी आपको दो उपवलय लेने हैं, सबरिंग लेने हैं, उनका इंटरसेक्शन भी आपको दिखाना है कि ये क्या है, उनका इंटरसेक्शन इसमें बिलोंग कर रहा है। चलो प्रूफ करते हैं। माना एस तथा टी किसी, माना एस तथा टी किसी वलय आर प्लस डॉट के उपवलय है। ठीक है, हमने एस और टी को क्या ले लिया? आर का उपवलय। माना ए तथा बी कोई दो अवयव
एस इंटरसेक्शन टी में है। देखो हमने पहले एस ही लिया था, क्यों? क्योंकि वहां पे हमें सर्वनिष्ठ नहीं पूछा था हमसे, ओनली एक सेट के लिए पूछा गया था। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सर्वनिष्ठ। इसलिए हम क्या करेंगे कि यह अवयव एस इंटरसेक्शन टी में है, यानी एस में भी ले लिया और टी में भी ले लिया, अर्थात ए बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी। दिस इम्प्लाइज, यानी कि ए एस में भी बिलोंग कर रहा है और ए टी में भी बिलोंग कर रहा है। बी बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी। दिस इम्प्लाइज बी बिलोंग्स टू एस तथा बी बिलोंग्स टू टी। ठीक है, यानी कि ए एस में भी, टी में भी और बी भी एस और टी दोनों में बिलोंग कर रहा है। चूंकि एस तथा टी आर के उपवलय अतः उपवलय की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस। दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी भी बिलोंग्स टू एस तथा ए डॉट बी भी किस में बिलोंग करेगा? एस में। और ए बिलोंग्स टू टी कोमा बी बिलोंग्स टू टी। दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू टी तथा ए डॉट बी बिलोंग्स टू टी। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 से देखो a माइनस बी किस में बिलोंग कर रहा है? एस में। और a माइनस बी बिलोंग कर रहा है टी में, अर्थात a माइनस बी बिलोंग्स टू एस और a माइनस बी बिलोंग्स टू टी। दिस इम्प्लाइज a माइनस बी बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी। ठीक है, इसी प्रकार a डॉट बी बिलोंग्स टू एस तथा a डॉट बी बिलोंग्स टू टी। तो A डॉट बी बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी, यानी कि समीकरण नंबर 4 3 और समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से हम क्या कर सकते हैं कि देखो समीकरण 3 से क्या दिख रहा है आपको? A माइनस बी किस में बिलोंग कर रहा है? एस इंटरसेक्शन टी में। और ए डॉट बी भी किस में बिलोंग कर रहा है? ए इंटरसेक्शन टी में। तो इसको हम लिख सकते हैं अतः ए बिलोंग्स टू एस तथा अतः ए बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी और बी बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी। दिस इम्प्लाइज तो A माइनस बी बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी और A डॉट बी बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी। ये दोनों प्रॉपर्टी किसकी है? हमारी उपवलय की। अतः हम कह सकते हैं कि एस तथा टी यदि R के दो उपवलय हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? एक उपवलय होगा। ठीक है, अतः एस इंटरसेक्शन टी आर का उपवलय है। एस इंटरसेक्शन टी आर का उपवलय है। ठीक है, ये दो डेफिनेशन हो गई, दो थ्योरम हो गई आपकी। ये हो गई हमारी उपवलय की दो डेफिनेशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा आज? एक तो उपवलय की डेफिनेशन देखी। उपवलय की डेफिनेशन के बाद में उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। एग्जांपल देखने के बाद में हमने दो थ्योरम देख ली। इनको करने के बाद में आपके उपवलय तो समझ में अच्छे से आ ही गया होगा
कि सब में क्या हो रहा है वैसे देखा जाए तो, जैसे जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन के बेस पर ही आधारित क्या है आपके एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल आपने करने के बाद में थ्योरम में तो कुछ और ही नहीं आ रहा, बस वही दो एलिमेंट लेने हैं और दोनों में जो आपके उपवलय की वो प्रतिबंध है, दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई करवानी है। बस ये हो गया आपका उपवलय। आप उपवलय को पढ़ने के बाद में आप बताना आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके लिख कर दे सकते हो, ठीक है। अब हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे अभाज्य क्षेत्र या उप क्षेत्र, ठीक है। जैसे हमने उपवलय पढ़ा था उसके जैसे उप क्षेत्र होगा, अभाज्य क्षेत्र होगा, उसकी डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल और थ्योरम, ठीक है।